दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते ने अपने ही नज़दीकी रिश्ते को दागदार ना किया हो। चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो बहन भाई का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो और चाहे वो बाप बेटी का हो। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं बचा है जिस रिश्ते ने एक दूसरे को दागदार ना किया हो, और कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं बचा है जिसने रिश्ते में मर्यादाएं ना लांघी हो। आज भी कुछ ऐसा ही होता है। आज की कहानी भी कुछ इतनी अजीब है कि जब कहानी के लास्ट तक पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं दुनिया में किस पर भरोसा किया जाए और किस पर ना किया जाए। दोस्तों, क्या है आज की कहानी, हम ये जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरटी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की कहानी क्या है। शाम का वक्त था। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित फोर्टिज अस्पताल का पूरा स्टाफ अपनी ड्यूटी पर था। तभी एक युवक अस्पताल के स्ट्रेचर को ठेलता हुआ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा और बदहवासी में बोला, डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ ने जहर खा लिया है, इसे बचा लो वरना मैं जी नहीं सकूंगा। उसकी बात सुनकर अस्पताल के डॉक्टरों ने उस युवती का चेकअप शुरू किया। उसकी नब्ज और धड़कन गायब थी। चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर द्वारा पूछे जाने पर मृतका के साथ आए युवक राहुल मिश्रा ने बताया कि उसने ऑफिस से लौटने के बाद पूजा को फर्श पर बेसुध पड़े देखा और उसकी बगल में ही एक सुसाइड नोट भी पड़ा था। नोट को पढ़ने के बाद उसकी समझ में आया कि पूजा ने जहर खा लिया है और इसके बाद वह पूजा को गाड़ी में डालकर सीधे अस्पताल आया। चूँकि मामला सुसाइड का था, इसलिए अस्पताल प्रशासन ने पूजा राय की मौत की सूचना इलाके के थाना किशनगढ़ को दे दी। थोड़ी ही देर में किशनगढ़ थाने की पुलिस वहां पर पहुंच गई। पूजा की लाश को अपने कब्जे में लेकर पुलिस राहुल मिश्रा से घटना के बारे में पूछताछ करने लगी। पूछताछ के दौरान राहुल मिश्रा ने पुलिस को बताया कि वह गुड़गांव की एक बड़ी कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर तैनात है। थोड़ी देर पहले जब वह फ्लैट में पहुंचा तो पूजा फर्श पर पड़ी थी और उसके बगल में सुसाइड नोट रखा था जिसमें उसने सुसाइड करने की बात लिखी थी। पूजा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सफदरगंज अस्पताल भेजकर थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य पूजा के पति राहुल मिश्रा के साथ उसके फ्लैट में पहुंचे। राहुल ने उन्हें पूजा का लिखा हुआ सुसाइड नोट थमा दिया। कमरे का मुआयना करने के बाद थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य किशनगढ़ थाना लौट आए। पहली नज़र में उन्हें यह मामला सुसाइड का ही लग रहा था। उसी दिन यानी 16 मार्च 2019 को किशनगढ़ थाने में CRPC 173 के तहत यह मामला दर्ज कर लिया गया। अगले दिन डॉक्टरों की एक टीम ने पूजा राय का पोस्टमार्टम किया। उसका विसरा भी जांच के लिए रख लिया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य ने पूजा के मायके सिंदरी झारखंड को इसकी सूचना देकर उसके पिता सुरेश रॉय को दिल्ली बुला लिया। सुरेश रॉय ने अपने दामाद पर आरोप लगाते हुए थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य से कहा, मेरी बेटी पूजा ने सुसाइड नहीं किया है बल्कि उसकी हत्या की गई है। राजेश पर आरोप लगने के बाद पुलिस ने 18 मार्च को 3 डॉक्टरों के पैनल से पूजा का पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम के बाद उसके विसरा को जांच के लिए भेज दिया। करीब 1 महीने के बाद 27 अप्रैल 2019 को पूजा का पोस्टमार्टम तथा विसरा रिपोर्ट आ गई, जिसमें उसके मरने का कारण उसके सिर में घातक चोट लगना था तथा जहर मिला जूस पीना भी बताया गया। इसके बाद पुलिस ने 31 अप्रैल को पूजा राय की हत्या का मामला IPC की धारा 302 के अंतर्गत दर्ज कर लिया और इस मामले की तफ्तीश थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य को सौंपी गई। केस की जांच संभालते ही थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य ने अपने आला अधिकारियों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा केस में आए इस बदलाव से अवगत करा दिया।
साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी देवेंद्र आर्य इस मामले में पहले से ही दिलचस्पी ले रहे थे। उन्होंने केस का खुलासा करने के लिए एसीपी ईश्वर सिंह की निगरानी में एक टीम बनाई, जिसमें थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य, इंस्पेक्टर संजय शर्मा, इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह चहल, एसआई मनीष, पंकज, एएसआई अजीत, कांस्टेबल गौरव आदि को शामिल किया गया। थाना अध्यक्ष ने उसी दिन मृतका के पति राहुल मिश्रा को थाने बुलाकर उसे बताया कि पूजा ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि किसी ने उसकी हत्या की है, इसलिए वह इस मामले को सुलझाने में सहयोग करे। थाना अध्यक्ष की बात सुनकर राहुल को हैरानी हुई। वह बोला, सर, पूजा की तो किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं थी। ऐसे में भला उसकी हत्या कौन कर सकता है? और अगर ऐसा है तो मेरी पत्नी के हत्यारे का पता लगाकर उसे जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करें। चिंता मत करो, पुलिस अपना काम करेगी, बस आप जांच में सहयोग करते रहना। थाना अध्यक्ष ने कहते हुए राहुल से, उससे और पूजा से मिलने आने वाले सभी लोगों के फ़ोन नंबर्स लेकर सभी नंबर्स की कॉल डिटेल्स निकलवाकर उनकी बारीकी से जांच की। राहुल की कॉल डिटेल्स में एक फ़ोन नंबर ऐसा मिला जिस पर उसकी ज़्यादा बातें होती थी, और वह नंबर पद्मा तिवारी का था, जो दिल्ली के मयूर विहार में रहती थी। राहुल ने बताया कि पद्मा उसकी दोस्त है। घटना वाले दिन भी पद्मा ने शाम के वक्त राहुल के मोबाइल पर फ़ोन कर उससे काफ़ी देर तक बातें की थी। इससे दोनों ही पुलिस के शक के दायरे में आ गए। इसके बाद थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य ने राहुल के फ्लैट पर पहुंचकर वहां आस पड़ोस में रहने वालों से पूछताछ की, तो पता चला कि 16 मार्च 2019 की सुबह पद्मा तिवारी पूजा से मिलने उसके फ्लैट पर आई थी, और इसके बाद किसी ने पूजा को फ्लैट से बाहर निकलते देखा ही नहीं। अलबत्ता शाम के वक्त राहुल पूजा को बेहोशी की हालत में लेकर फोर्टिस अस्पताल पहुंचा था। थाना अध्यक्ष को अब मामला कुछ समझ में आने लगा, लेकिन उस वक्त उन्होंने राहुल मिश्रा से ऐसे कुछ नहीं कहा जिससे कि उसे पता चले कि उन्हें उसके ऊपर ही शक है। राहुल से पूछताछ के बाद जब वह अपनी टीम के साथ वहां से चलने को हुए तो राहुल को फिर से थाने में आने का आदेश दिया, और इसके अलावा उन्होंने राहुल की दोस्त पद्मा तिवारी को भी फ़ोन करके उसे किशनगढ़ थाने पहुंचकर मामले की जांच में सहयोग करने के लिए कह दिया। जब राहुल और पद्मा किशनगढ़ थाने में पहुंचे तो उन दोनों से उनकी कॉल डिटेल्स तथा उनके द्वारा पूर्व में दिए गए बयानों से आ रहे विरोधाभासों के आधार पर अलग अलग पूछताछ की गई, तो उनके बयानों में फिर से काफ़ी विरोधाभास नजर आया। सुसाइड नोट की राइटिंग की जांच के लिए पुलिस ने पद्मा की हैंडराइटिंग की जांच की। इस जांच में पुलिस को सुसाइड नोट की राइटिंग और पद्मा की हैंडराइटिंग काफ़ी हद तक एक जैसी लगी। तीखे पुलिसिया सवालों से आखिर पद्मा टूट गई और उसने पूजा की हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। फिर राहुल ने भी मान लिया कि पूजा की हत्या पूरे तरीके से सुनियोजित थी, और इतना ही नहीं, घटना वाले दिन पद्मा ने उसके मोबाइल पर फ़ोन करके उसे पूजा की हत्या की जानकारी दी थी। उन्होंने पूजा की हत्या क्यों की, इस बारे में जब उनसे विस्तार से पूछताछ की गई तो पूजा राय की हत्या के पीछे जो तथ्य उभर कर सामने आए वह बचपन के प्यार को पाने की जिद की एक हैरत अंगेज कहानी थी। कहा जाता है कि बचपन की दोस्ती और स्कूल के दिनों का प्यार भुलाए नहीं भूलता, और जब शादी के बाद वही बचपन का प्यार उसके शादीशुदा जीवन में अचानक सामने आकर खड़ा हो जाए तो जिंदगी किस दोराहे या किस चौराहे पर पहुंचेगी, यह अनुमान लगाना आसान नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ 32 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर राहुल मिश्रा और उसके बचपन की दोस्त 33 वर्षीय MBA पद्मा तिवारी के साथ। राहुल मिश्रा अपने पिता रामदेव मिश्रा के साथ झारखंड के शहर सिंदरी में रहता था। वह वहां से डिनोवली स्कूल में पढ़ता था। पद्मा तिवारी भी उसके क्लास में थी। पद्मा तिवारी के माता पिता भी सिंदरी में रहते थे और दोनों बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे। उम्र बढ़ने के साथ उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। 12वीं पास करने के बाद दोनों की पढ़ाई के लिए न चाहते हुए भी एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा, क्योंकि राहुल मिश्रा ने ग्वालियर से मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री ली थी और सन 2010 में गुड़गांव स्थित एक कंपनी में उसकी नौकरी लग गई थी। राहुल अपनी नौकरी में व्यस्त था और उसका
पद्मा तिवारी से एक तरह से संपर्क टूट गया था। सन 2015 में राहुल मिश्रा के स्कूल के दोस्तों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें राहुल मिश्रा और पद्मा तिवारी नाम भी शामिल था। इस ग्रुप के द्वारा पद्मा ने राहुल मिश्रा से मोबाइल फ़ोन पर संपर्क किया। चूँकि उनकी काफ़ी दिनों बाद बातचीत हुई थी, इसलिए वो बहुत खुश थे। बातचीत से पता चला कि पद्मा ने नोएडा में रहकर MBA किया था और उसके बाद उसे नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई थी। इस समय वह नोएडा में नौकरी कर रही थी, जहां उसे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। इसके बाद दोनों लगातार एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे। उससे उनके स्कूल के दिनों का प्यार फिर से जीवित हो गया। अब दोनों ही अच्छी सैलरी भी ले रहे थे और इसीलिए उनका जब मन होता वो इधर उधर घूमकर दिल की बातें कर लेते। उनकी नज़दीकियाँ उस मुकाम पर पहुँच चुकी थी कि अब दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता था। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सन 2017 में जब राहुल मिश्रा के घर उसकी शादी की बात चली तो उन लोगों ने अपनी बहू के रूप में सिंदरी की ही रहने वाली पूजा राय को पसंद कर लिया। इस पर राहुल ने अपने घर वालों को बताया कि वह सिंदरी की रहने वाली सहपाठी पद्मा तिवारी से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। राहुल ने घर वालों को यह भी बताया कि MBA करने के बाद पद्मा नोएडा की एक कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी कर रही है। लेकिन राहुल के पिता रामदेव मिश्रा ने राहुल की बात को हल्के में लिया और उसकी बात अनसुनी करते हुए पूजा से ही उसकी शादी पक्की कर दी। राहुल को इस बात का दुख हुआ। अब वह ऐसा उपाय सोचने लगा कि किसी तरह से उसकी पूजा से शादी टूट जाए। उसने तय कर लिया कि वह पूजा से मिलकर बता देगा कि उसका पद्मा के साथ अफेयर चल रहा है। एक दिन वह पूजा राय के पास पहुंचा और अपने और पद्मा तिवारी के बीच सालों से चले आ रहे अफेयर की बात सब कुछ सोचकर बता दी और यह सुनकर शायद वह उससे शादी करने को मना कर देगी। लेकिन पूजा समझदार लड़की थी। वह राहुल की इस बात पर नाराज़ नहीं हुई, बल्कि उसे उसकी साफगोई अच्छी लगी कि राहुल दिल का साफ है जो उसने यह बात उसे बता दी। यानी अपने होने वाले पति के मुंह से उसके पुराने अफेयर के बारे में जानकारी मिलने के बाद भी पूजा उससे शादी के लिए तैयार थी। अप्रैल 2017 में राहुल मिश्रा की शादी पूजा राय से हो गई। शादी के बाद राहुल पूजा को लेकर दिल्ली आ गया और साउथ दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में किराए का एक फ्लैट लेकर रहने लगा। राहुल से शादी करके पूजा बहुत खुश थी। उसने तय कर लिया था कि वह राहुल को इतना प्यार देगी कि वह अपना पिछला प्यार भूल जाएगा। पूजा ने राहुल की सेवा करने में सचमुच कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि महंगाई के कारण घर चलाने के लिए जब अधिक रुपयों की ज़रूरत महसूस हुई तो उसने भी नौकरी करने का फैसला कर लिया। उधर राहुल पूजा से शादी के बाद भी पद्मा को अपने दिल से नहीं निकाल सका। पद्मा का हाल भी राहुल की ही तरह था। दोनों वक्त निकालकर एक दूसरे से मिलते जुलते रहते। पद्मा मयूर विहार में एक किराए के फ्लैट में रहती थी। अक्टूबर 2018 में जब पूजा की नौकरी करने के लिए उसका बायोडाटा तैयार करने की बात आई तो राहुल ने इसी बहाने पद्मा को अपने फ्लैट पर बुला लिया। पद्मा ने पूजा का बायोडाटा तैयार कर दिया और आगे चलकर पूजा को भी गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और इसके बाद पद्मा किसी न किसी बहाने उसके यहाँ आती रही। जब पद्मा का राहुल के यहाँ ज़्यादा आना जाना बढ़ गया तो पूजा को पद्मा और राहुल के रिश्तों पर शक हो गया। उसे पद्मा का बार बार फ्लैट पर आना अखरने लगा था। तब पूजा उससे के साथ रूखा व्यवहार करने लगी। इतना ही नहीं, वह पद्मा को हंसी मजाक के दौरान राहुल को लेकर कुछ ऐसी बातें कर देती जिसे सुनकर वह तिलमिला कर रह जाती। पर पद्मा दिल के हाथों मजबूर थी। वह राहुल को बहुत चाहती थी और इसीलिए उसने राहुल के फ्लैट पर आना नहीं छोड़ा और इसीलिए पूजा के व्यंग करने के बाद भी वह उसके यहाँ आती रही। लेकिन जब पूजा ने उसके और राहुल के रिश्तों को लेकर जली कटी सुनानी जारी रखी तो एक दिन उसने यह बात राहुल को बताई और इसका कोई हल निकालने को कहा। पद्मा की बात सुनकर राहुल को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया और उसी दिन दोनों ने मिलकर निश्चय कर लिया कि वे इसके बदले पूजा को ज़रूर सबक सिखाएंगे और दोनों ने इसके लिए एक योजना भी बना ली। 16 मार्च 2019 को शनिवार का दिन था।
योजना के अनुसार राहुल सुबह तैयार होकर गुड़गांव स्थित अपने ऑफिस चला गया। क्योंकि पूजा की उस दिन छुट्टी थी, इसलिए वह फ्लैट पर अकेली आराम कर रही थी। राहुल के जाने के कुछ देर बाद पद्मा पूजा से मिलने फ्लैट पर पहुंची तो पूजा ने उससे कहा कि उसे किसी काम से बाहर निकलना है, इसलिए वह उसे अधिक समय नहीं दे पाएगी। इस पर पद्मा ने उससे कहा, कुछ देर बातचीत करके मैं चली जाऊंगी और तुम भी चले जाना। पद्मा अपने साथ 2 गिलास फ्रूट जूस लेकर आई थी। उसने दोनों गिलास पूजा के सामने टेबल पर रख दिए। उस वक्त काम करने वाली आया घर का कामकाज निपटा रही थी। इस बीच पूजा ने पद्मा के साथ नाश्ता किया। जब आया अपना काम खत्म करके वहाँ से चली गई तो पद्मा ने पूजा से जूस पी लेने के लिए कहा। जैसे ही पूजा ने जूस पीने के लिए गिलास उठाना चाहा तो पद्मा ने कहा कि वह उसके लिए 1 गिलास पानी लेकर आए। यह सुनकर पूजा जूस का गिलास वहीं छोड़कर पानी लाने के लिए चले गई। पूजा के जाते ही पद्मा ने अपने कपड़ों में छिपाकर लाया जहरीला पदार्थ उसके गिलास में डालकर मिला दिया। पूजा किचन से पानी का गिलास लेकर लौटी और गिलास पद्मा को दे दिया। इसके बाद पूजा ने पद्मा द्वारा लाया जूस का गिलास उठाया और धीरे धीरे पूरा जूस खत्म कर दिया। जूस पीने के थोड़ी देर बाद अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने को से उसने फ्लैट के बाहर निकलना चाहा, लेकिन पद्मा ने उसे पकड़कर दबोच लिया। पूजा के बेहोश होने पर पद्मा ने उसका सिर बार बार फर्श से पटका ताकि उसके जीवित रहने की संभावना न रहे। पूजा की हत्या करने के बाद पद्मा ने फ्लैट को अच्छे तरीके से साफ किया और पेपर के बने उन दोनों गिलासों को अपने साथ लेकर वहां से मयूर विहार अपने कमरे पर लौट आई। शाम को उसने अपने प्रेमी राहुल मिश्रा को फ़ोन कर बता दिया कि आज उसने उसकी पत्नी पूजा का किस्सा तमाम कर दिया है। साथ ही साथ उसने यह भी बताया कि उसने पूजा के पास में एक सुसाइड नोट लिखकर छोड़ दिया है, जिसे पढ़कर पुलिस और तमाम लोग यही समझेंगे कि पूजा ने किसी कारण परेशान होकर सुसाइड कर लिया है। शाम के वक्त राहुल ऑफिस से अपने फ्लैट पर पहुंचा तो रोजाना के अनुसार पूजा की डेड बॉडी को लेकर बसंत कुंज स्थित फोर्टिज अस्पताल पहुंचा और वहां डॉक्टर से नाटक करते हुए अपनी पत्नी की जान बचा लेने की गुहार लगाई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेड इंजरी तथा पूजा को जूस में जहर देने की बात सामने आई और जिससे राहुल और पद्मा द्वारा रचे गए पूजा के नकली सुसाइड के रहस्य से पर्दा हट गया। अगले दिन पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया और जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी। आज सबसे बड़ा थैंक यू उन लोगों के लिए जो मुझे रेगुलर सपोर्ट करते हैं, रेगुलर कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरी कहानी के बारे में हमेशा बताते रहते हैं। तो उनके नाम है, सबसे पहले तो सुषमा शाह जी, खादिम हुसैन जी पाकिस्तान से, राहुल खत्री जी, मोहम्मद एफ जी। ये सब लोग ऐसे हैं जो मेरे परिवार के बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं और हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। तो तहे दिल से धन्यवाद। और इसके अलावा मेरे पास कुछ मेल्स आई हैं तो मुझे लगा कि नहीं, आज मेल्स कंप्लीट करनी चाहिए। तो मेरे पास आज जो सबसे पहला मेल आया है वो है रहीम खान जी का फ्रॉम पाकिस्तान और उन्होंने लिखा है कि लाइक योर स्टोरी वेरी मच। तो थैंक यू रहीम जी, स्टोरी को लाइक करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। इसके अलावा मेरे पास जो अगला जो मेल आया है वो है पुष्पेंद्र सिंह जी का यूपी से और इन्होंने लिखा है कि आज मेरा बर्थडे है, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से मेरा बर्थडे विश करें। तो पुष्पेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान करे आपको बहुत लंबी उम्र मिले। तो थैंक यू वेरी मच आप सबके मैसेजेस के लिए, कमेंट के लिए, मेल्स के लिए। बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और मोटिवेट करते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।